किसान आंदोलन पर सीएम की अध्यक्षता में होगी उच्च स्तरीय बैठक। अनिल विज बोले, ये आंदोलन नहीं गदर है। लाठियों और हथियारों के बल पर रास्ता रोककर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोलने पर नहीं बनी सहमति। बेनतीजा रही किसानों और प्रशासन की बैठक। रास्ता बंद होने के कारण राहगीरों को हो रही है मुश्किल। दिल्ली में नापाक आतंकी साजिश नाकाम। कोटा, दिल्ली और यूपी से 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में थी बम ब्लास्ट की साजिश। फरीदाबाद के खोरी गांव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नगर निगम को आदेश। 1 हफ्ते के अंदर विस्थापितों को मुहैया करवाए जाएं अस्थायी आवास। 2 सप्ताह के अंदर खाली करना होगा गांव। हिमाचल कैबिनेट में बड़े फेरबदल के संकेत। 4 मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग। सूत्रों के हवाले से खबर। महेंद्र सिंह का मंडी से उपचुनाव लड़ना लगभग तय। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे की तैयारी पूरी। 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे महामुहिम। 17 को विधानसभा के विशेष सत्र में होंगे शामिल। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन के साथ, जिस पर आज उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। जी हां, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। अनिल विज जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने किसान आंदोलन की तुलना गदर से की है। आंदोलन में लाठियां और हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और रास्ता रोकने का काम किया जा रहा है। अनिल विज ने कहा कि किसान आंदोलन अपने मुद्दे से भटक चुका है। आंदोलन में भूख हड़ताल और धरना शामिल होता है, ना कि हथियार और लाठियां। तो अनिल विज ने जो सीधे तौर पर वार किसानों पर किया है, इस आंदोलन पर किया है, तो इसी के चलते दूसरी ओर आज किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक भी होने जा रही है। तो अनिल विज ने कहा है, ये आंदोलन नहीं गदर है, क्योंकि आंदोलन में भूख हड़ताल होती है, प्रदर्शन होता है, ना कि लाठियां और हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते हैं। आंदोलन में लोग लाठियां नहीं मारते हैं। आंदोलन में लोग आने जाने वालों के रास्ते नहीं रोकते हैं। आंदोलन में तो धरने देते हैं, भूख हड़तालें करते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे इंस्टांसेस हुए कि भूख हड़ताल करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, ऐसे भी इंस्टांस हुए हैं। तो ये इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता, इसको तो आप गदर कह सकते हो या कोई और शब्द कह सकते हो, इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता। तो वहीं दूसरी ओर सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 10 महीने के करीब समय इस आंदोलन को होने जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन के खत्म होने की अभी दूसरी ओर कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रास्ता नहीं हो रहा और इसीलिए रास्ते भी नहीं खुल रहे। वहीं एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए सोनीपत के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसान नेताओं के साथ फिर से बैठक हुई, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने आश्वासन दिया है कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के सामने ये बात रखेंगे और उसके बाद ही कोई समाधान निकल सकता है। प्रशासन ने भी उम्मीद जताई है कि दूसरे दौर की बैठक में समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन फिलहाल मामला एक और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर केंद्र सरकार को आदेश दे चुकी है कि क्या इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका है। तो दूसरी ओर एनएचआरसी भी इस मामले में यूपी, दिल्ली, हरियाणा को नोटिस भेज चुकी है कि इस तरीके से जो बॉर्डर बंद किए गए हैं, रास्ते बंद होने के कारण बुजुर्गों को मुश्किल आ रही है, मरीजों को मुश्किल आ रही है, दिव्यांग लोगों को मुश्किल आ रही है। तो उसके लिए कोई हल जो है वो निकाला जाए। लेकिन प्रशासन और किसानों के बीच जो बैठक हुई है वो तो बेनतीजा निकली है, लेकिन आश्वासन दोनों की ओर से दिया गया है कि आगे बातचीत के जरिए हल निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। को इनकन्वीनियंस हो रही है रास्ता रोकने की वजह से, असुविधाएं जो हो रही हैं, उसके लिए एक जनरल मोर्चे के लोगों के साथ
फार्मर्स की, अलग अलग यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और जनरल पब्लिक को जो परेशानी होती है वो बातें हमने इनके सामने रखी। कोई नोटिस भी दिया गया किसानों को? कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये आपस में बैठ के मीटिंग हुई है। इनको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे अवगत करा दिया गया, उसकी कॉपी दे दी गई। और अब बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव की। खोरी गांव पुनर्वास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को विस्थापितों को अस्थायी आवास मुहैया करवाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगम योग्य लोगों से आवेदन मिलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर कागजात की जांच कर अस्थायी आवास जारी करे। आवंटन पत्र बताएगा कि आवंटन अस्थायी है और सभी लोगों के लिए अंतिम ड्रॉ के अधीन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर घरों को खाली करने के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि खोरी गांव का मामला जो काफी लंबे समय से ऐसे ही लटकता चला आ रहा है, जो दूसरी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला अपना सुना चुका है कि गांव खाली होगा, लेकिन अब ये जरूर कहा गया है कि विस्थापितों को अस्थायी आवास मुहैया करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर जो खोरी गांव के लोग हैं वो लगातार इस मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। रविवार को ही दिल्ली से शिमला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर के दोबारा दिल्ली जाने पर प्रदेश की ठंडी सियासी फिजाओं में गर्माहट आ गई है। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ने कहा कि वे तय मीटिंग के लिए यहां आए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जयराम ठाकुर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि मिश्रा ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, 1 हफ्ते में ये आपका दूसरा दौरा है। आपके इस दौरे से काफ़ी लोग अटकलें लगा रहे हैं। क्या काम है, क्या मुख्य मुद्दे लेके आप पहुंचे हैं दिल्ली? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप हमारे आने और जाने की पूरी जो खबर रख रहे हैं, कितने दिन में आ रहे हैं, कितने दिन में जा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं 1 हफ्ते पहले आया था और राष्ट्रपति महोदय जी से मिलना हुआ था, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना हुआ था, सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिलना हुआ था, हेल्थ मिनिस्टर से मिलना हुआ था। आज मैं अगर आया हूं, ये निर्धारित बैठक हमारे संगठन की लगभग 20-25 दिन पहले की निर्धारित बैठक थी और उस बैठक के अंतर्गत आज हम बैठने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि जिन बातों को लेकर के आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सर, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से अभी नेतृत्व में परिवर्तन हुआ गुजरात में, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल में अभी कुछ ऐसा हो सकता है। चुनाव नजदीक है, उपचुनाव नजदीक है। मैंने पहले कहा कि पिछली बार मेरा आना हुआ था तो वो हिमाचल के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हमारे यहाँ पर दिल्ली से फॉलोअप के लिए थे, उसके लिए आया था। आज संगठन की बैठक जो 25-30 दिन पहले निर्धारित हुई थी तारीख ये, और उस दिन आज के दिन ये बैठक होनी है और उस बैठक के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन जहाँ जिस प्रकार के आकलन या इस प्रकार की कुछ एक बातें वहाँ समाचार पत्रों में या कुछ जगह वो कुछ हमारे मित्र कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के, उनको इस बात को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत सरकार है और उस सरकार का वो वहाँ जमीन पर सामना नहीं कर पा रही है। इसलिए इस तरह की जो है वो बातें फैलाने की, भ्रमित करने की कोशिश करने की अपनी एक मतलब ये कर रही है, जिसमें वो सफल नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये भी कि माना जा रहा है कि आप संगठन में बदलाव को लेकर यहाँ पर मिलने आए हैं, आला कमान से मुलाकात हो सकती है, एक रिपोर्ट आप पेश करेंगे किस तरीके से काम चल रहा है और आने वाले 1 हफ्ते में इसमें काफ़ी बड़ा एक निर्णय भी आने वाला है, तो इसे आप कैसे देखते हैं और क्या साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेतृत्व तो अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले हम हिमाचल प्रदेश में मिले थे धर्मशाला में। बहुत विस्तार से 2 दिन की बैठक हुई है और बहुत रोड मैप हमने उसमें तय किया हुआ है। उस रोड मैप के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और ऐसी परिस्थिति में उसका फॉलोअप होना चाहिए। अब आने वाले समय में हमको जब चुनाव के लिए जाना है तो उसमें क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए चर्चा होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर बात है
आज भी भाजपा की सरकार है और 2022 में भी भाजपा की सरकार होगी, निश्चित रूप से होगी। जो हमारे विपक्ष के लोग जो स्वप्न देख रहे हैं दिन में, वो स्वप्न देखने छोड़ दें मेहरबानी करके। हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर न्यूज 18 के साथ खुलकर बातचीत की। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। तो वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो वहीं दिल्ली से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल पहुंचने की तैयारी में हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए हिमाचल की राजधानी शिमला पूरी तरह से तैयार है। 16 सितंबर को महामुहिम शिमला पहुंचेंगे और 19 सितंबर को वापस दिल्ली लौट जाएंगे। पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती के मौके पर आयोजित हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र को संबोधित करने वाले ये तीसरे राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति 17 सितंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति करीब 1 घंटे तक सदन में रहेंगे और इस विशेष सत्र के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व स्पीकर, पूर्व विधायकों और वर्तमान और पूर्व सांसदों को न्योता भेजा गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हालांकि पहले उनका जो दौरा है शिमला का, हिमाचल का दौरा, वो 5 से 6 दिन का बताया जा रहा था, लेकिन अब उनका ये दौरा जो है वो 3 दिन का रहेगा। 16 सितंबर को राष्ट्रपति शिमला आएंगे, उसको लेकर जो है तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ राजधानी शिमला में किस तरह की तैयारियां हैं, पुलिस किस तरह से तैयारी कर रही है, सेना किस तरह से तैयारी कर रही है, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहता है उसको किस तरह से पूरा किया जाना है, उसको लेकर जो है यहाँ पर रिहर्सल भी की जा रही है। किस तरह की ड्यूटी लगनी है, कौन कहाँ पर तैनात रहेगा, किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, उसको भी जो है यहाँ पर फाइनलाइज किया जा रहा है। यहाँ सुरक्षा के देखिए किस तरह से पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। भारी संख्या में जो है पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ये जानकारी निकल कर आई है। 1000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है वो राजधानी शिमला में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान तैनात रहेंगे। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस के जवान जो है मौजूद रहेंगे। अधिकारियों की अगर बात करें, करीब करीब 60 अधिकारी हैं, जिसमें IPS अधिकारी भी शामिल हैं, HPS अधिकारी भी शामिल हैं। उन पर जो है ये पूरा जिम्मा है। 17 सितंबर को राष्ट्रपति जो है संबोधन देंगे। जो विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश का जो पूर्ण राज्यत्व का स्वर्णिम वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश मना रहा है, उसी के तहत विशेष जो है सत्र का आयोजन किया जा रहा है। तो वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है प्रेसिडेंट विजिट का, उसको पूरा करने में यहाँ पर जुटा हुआ है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। तो राष्ट्रपति के शिमला दौरे से पहले पूरी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और वहीं राजधानी शिमला समेत आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते शिमला में एक बार फिर से पेयजल संकट गहरा गया है। पेयजल संकट होने से शिमला वासियों को तीसरे और चौथे दिन भी पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पेयजल परियोजनाओं में आ रही गाद को देखते हुए जल निगम ने शहर में अब तीसरे दिन पानी की सप्लाई देने का फैसला लिया है और अब ये तीसरे दिन जो सप्लाई हो रही है उसके कारण लोगों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। पानी थर्ड डे शहर में दिया जा रहा है, क्योंकि गुम्मा देखें चाहे गिरी देखें, आज के बरसात के कारण गाद चल रही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है शहर के अंदर। और हमने थर्ड डे पानी का जो सुचारू रूप से करने का था कि थर्ड डे पूरे शहर में पानी देंगे और पूरे इलाकों में थर्ड डे पानी दिया जाएगा। हमारे जो 2 मुख्य स्रोत हैं गिरी और गुम्मा का। तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, जिसके स्पेशल सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस साजिश में दाऊद भी शामिल था। उसकी साजिश त्योहारों के दौरान देश को दहलाने की थी, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को धर दबोचा। पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पाकिस्तान की साजिश में दाऊद भी था शामिल। त्योहारों के सीजन में करना चाहता था धमाका। आतंकियों के निशाने पर थी नवरात्र और रामलीला। स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने
बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए अलग अलग राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों में 2 ऐसे आतंकी भी हैं जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आतंकी साजिश का इनपुट मिला था। आतंकी देश भर में त्योहारों के दौरान ब्लास्ट कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहते थे। इससे पहले कि आतंकी अपने मकसद में कामयाब होते, स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए। कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीजन में जो खास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जिन आतंकियों ने पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग ली थी, उन्हें मस्कट के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया था और उन्हें वहां विस्फोटक बनाने और AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। तो अब बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो कोरोना काल में कई सवाल लोगों के मन में आए कि क्या सैनिटाइजर हानिकारक है, क्या टीका आपके डीएनए को संशोधित करता है और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है। अगर ये सवाल आपके मन में भी हैं तो आपको अपने फोन पर ही इनका जवाब मिलेगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है। तो देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़े, ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।